तो इस पे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। उस सेलेक्टेड टॉपिक से लेके मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति 2023 का वर्णन या विवेचना कीजिए। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित ये नीति है। अब देखिए, खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है? प्रसंस्करण माने होता है रूपांतरण, मोटे मोटे शब्द में प्रा लगा हुआ है, इसका मतलब प्राथमिक रूपांतरण या प्रभुत्वकारी रूपांतरण से है। अर्थात ऐसी प्रक्रिया या ऐसी गतिविधि जिसके द्वारा जो खाद्य पदार्थों के घटक हैं, गेहूं है, चावल है, आटा है, खाद्य पदार्थों के घटकों का रूपांतरण तैयार खाद्य उत्पादों में कर दिया जाता है। मैगी बना दी गई, कुरकुरे बना दी गई, चिप्स बन गई, भुजिया बन गई। तो इस तरह तैयार खाद्य उत्पादों में खाद्य घटकों का रूपांतरण कर दिया जाता है। तो खाद्य प्रसंस्करण इस क्रिया को कहते हैं। इस खाद्य प्रसंस्करण की क्रिया के कई चरण होते हैं। कुछ बहुत सिंपल चरण होते हैं, कुछ बड़े अत्याधुनिक और टेक्निकल चरण होते हैं। तो 3 चरणों में यह खाद्य प्रसंस्करण हुआ करता है। पहला नंबर 1 है प्राथमिक चरण। इसमें क्या है, जो खाद्य घटक हैं उनकी बुनाई की जाती है, सफाई की जाती है, तोड़ाई की जाती है, कटाई की जाती है, या उनको भिगोया जाता है, भिगो के साफ किया जाता है, फिर उनकी सुखाई की जाती है। नारियल वगैरह अखरोट है तो उनके जो खोल है उनकी तोड़ाई की जाती है। तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक चरण। उसके बाद आता है द्वितीयक चरण। तो द्वितीयक चरण में खाद्य घटकों को पहचाने जा सकने वाले खाद्य पदार्थों में रूपांतरित कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है। जैसे खमीर युक्त आटे से खमीर युक्त जो आटा है उसे जलेबी बना देना। तो इस तरह से, या खमीर युक्त आटे से मैगी बना देना। तो इस तरह की बात जो है, या खमीर युक्त आटे का डबल रोटी में रूपांतरण कर देना। तो इसको हम कहते हैं द्वितीयक चरण। द्वितीयक चरण के फलस्वरूप जो तैयार खाद्य उत्पाद हैं वो पहचानने योग्य अवस्था में आ जाते हैं। या वो जो गन्ने की खोई होती है, मोलेसेस, उससे क्या किया जाता है, मदिरा निर्माण किया है। तो मदिरा भी हम पहचान लेते हैं। पश्चिमी देशों में मांसाहारी प्रधान देशों में इसी द्वितीय प्रसंस्करण के दौरान जानवरों के मांस को पीस कर सासिस तैयार किए जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं द्वितीय स्तर का प्रसंस्करण। उसके बाद आता है तृतीय प्रसंस्करण। इसमें क्या है, बड़े पैमाने पर या औद्योगिक पैमाने पर रूपांतरित तैयार खाद्य उत्पादों का निर्माण किया जाता है। जैसे आटे से बड़े पैमाने पर हजारों कुंटल आटे की मैगी तैयार कर देना, उसकी पैकेजिंग वगैरह करना है बात की नहीं। तो इस तरह से कुरकुरे से लेके चिप्स से लेके ये सब तैयार किया जाता है। तो ये तृतीय स्तर है खाद्य प्रसंस्करण। तो यू उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति है, इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में की है। इसके 2 पहलू हमसे पूछे जा रहे हैं। एक तो इसके उद्देश्य क्या है, और दूसरा इसके विभिन्न प्रकार के जो प्रोत्साहन इस उद्योग को या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उत्तर प्रदेश में इस नीति के माध्यम से दिए गए हैं, वे प्रोत्साहन क्या है। तो ये चीज कही जा रही। अब उत्तर प्रदेश का जहां तक बैकग्राउंड है, तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर उर्वर भूमि है, संतुलित जल संसाधन है। इसके भिन्न भिन्न प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु अर्थात विविधीकृत जलवायु है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु होने के कारण तरह तरह की जो फसलें हैं, खाद्य फसलें हैं, प्रदेश में उत्पन्न होती हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश अनेक फसलों का भारत में एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। भारत के कुल अनाज उत्पादन का 20 से 25% अकेले उत्तर प्रदेश में ही उत्पन्न होता है। इसके साथ ही साथ राज्य मसालों, सब्जियों, फलों आदि का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। लेकिन तो प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का समुचित विकास नहीं हुआ है और
तकनीकी पिछड़ेपन के कारण फसल तुड़ाई के पश्चात ढेर सारे जो कृषि उपज है उसकी बर्बादी हो जाती है। इसीलिए सरकार ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस नीति की घोषणा की है। तो देखिए यही बात यहाँ कही जा रही है। अब देखिए विषय प्रवाह, पहले प्रस्तावना हो गए, उद्देश्य हो गए, प्रमुख प्रोत्साहन हो गए, निष्कर्ष हो गया। तो यही तो ये विषय प्रवाह है। अब देखिए क्या है, प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण का लाभ उठाने के लिए कि भाई प्रसंस्करण हो, फसलों कृषि उपजों की बर्बादी न हो, मूल्यवर्धन हो, उनका किसानों को लाभ हो, औद्योगिक विकास हो, निर्यात हो दूसरे प्रदेशों को, दूसरे देशों को, जिससे कि प्रदेश के खजाने को लाभ हो। तो प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार ने इस नीति की घोषणा की है। तो सीधी सी बात, अब देखिए उद्देश्य क्या है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण तथा निर्यात को प्रोत्साहित करना है। तो सिंपल सा उद्देश्य है कि कृषि उपज जो प्रदेश में हो रही है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रसंस्करण हो, और जो प्रसंस्कृत हो तैयार खाद्य उत्पाद है उनका ज्यादा से ज्यादा निर्यात हो। अब प्रोत्साहन पर आ जाते हैं। तो इस नीति के अंतर्गत दिए गए प्रमुख प्रोत्साहन निम्न है। पहले की बात करें, इस क्षेत्र में नवीन इकाइयों की स्थापना पर पूंजीगत व्यय जो होता है उसका 25% राज्य सरकार सब्सिडी देती है। पूंजीगत व्यय को अंग्रेजी में कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या होता है? तो वह व्यय जो किसी कंपनी की पूंजीगत परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए किया जाता है उसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे फैक्ट्री आपको खोलनी है तो जमीन खरीदेंगे ना, जमीन क्या है? कंपनी की पूंजी हो गई। तो ये पूंजीगत परिसंपत्ति, पूंजीगत व्यय। उसमें इमारत बनवाएंगे ना अपने उद्योग की सुविधा के अनुसार, फिक्स कैपिटल है, वो भी पूंजीगत परिसंपत्ति आपकी हो गई। मशीनरी खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, तो वो जो मशीनरी आपकी होगी वो इसी पूंजीगत व्यय में शामिल है। अगर कोई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी किसी विदेश से आप मंगवाते हैं तो उसके लिए भी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी, तो वो भी क्या है? आपकी पूंजीगत परिसंपत्ति हो गई। तो पूंजीगत व्यय में शामिल हो गया। तो ये पूंजीगत व्यय होता है। अब बाकी डे टू डे वाला वर्किंग कैपिटल होती है, कार्यशील पूंजी, वो अलग मुद्दा होता है। तो जो पूंजीगत व्यय, नवीन इकाई की स्थापना पर होने वाले पूंजीगत व्यय का 35% राज्य सरकार सब्सिडी दे देती है। 100 रुपए आपका खर्चा हुआ तो 65 रुपए आपका खर्चा, 35 रुपए सरकार अदा कर देगी। तथा जो पुरानी इकाइयां पहले से जो लगी है, अगर वे अपना विस्तार करना चाहती है या अपना आधुनिकीकरण करना चाहती हैं, तो उनके जो विस्तार और आधुनिकीकरण में पूंजीगत व्यय होगा उसका 25% सब्सिडी राज्य सरकार देगी। अगर उनका 100 रुपया खर्चा हो रहा है तो 25 रुपया उन्हें राज्य सरकार वापस करेगी। तो ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट, फिर ढेर सारे अन्य प्रोत्साहन है। उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि कोई नहीं रख सकता, लेकिन इन इकाइयों को छूट दी गई है। तो निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि को क्रय कर सकती है अपना प्लांट वगैरह लगाने के लिए, अन्य कामों के लिए। तो निर्धारित सीमा क्या है? 12.5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि ने क्रय करने या खरीदने की अनुमति मिली हुई है। इसके साथ साथ कृषि भूमि को ये गैर कृषि भूमि में रूपांतरित करवा सकती है। जैसे कृषि भूमि है तो कृषि के अतिरिक्त तो कुछ नहीं किया जा सकता। अब इनको उस पर भवन बनवाना है तो सरकार से ये अनुमति ले लेंगी और वो जो कृषि भूमि है गैर कृषि भूमि घोषित हो जाएगी। तो कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में रूपांतरण, इसमें भी खर्चा, टैक्स वगैरह सरकार शुल्क लेती है। भूमि का विनिमय करने की छूट है इनको। जैसे बड़ा सा इन्होंने 100 एकड़ जमीन खरीदी, अब उसमें क्या हुआ, 3-4 छोटे छोटे किसान है वही बीच में है, वे अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं है। हाँ, कंपनी से ये जरूर कह रहे हैं कि इतनी जमीन अगर दूसरी जगह खरीद के हमें दे दो तो हम एक्सचेंज कर लेंगे, ये भूमि छोड़ देंगे, वो ले लेंगे। तो इस तरह इसको भूमि विनिमय कहा है। नेक्स्ट है भूमि उपयोग परिवर्तन। जैसे कोई आवासीय भूमि है, अब उस आवासीय भूमि औद्योगिक
उपयोग कंपनी करना चाहती तो आवासीय भूमि का जो रूपांतरण है औद्योगिक भूमि में करवा लेगी। ठीक है, तो ये चीज है। तो भूमि उपयोग जो परिवर्तन होता है इन सारी चीजों में भारी जो शुल्क सरकार लेती है भूमि खरीदने पर, तो सब लोग जान रहे हैं शुल्क बहुत होता है। कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि रूपांतरित कराएंगे तब भी भारी शुल्क देना पड़ता है। भूमि विनिमय में भी भारी शुल्क देना पड़ता है। भूमि उपयोग परिवर्तन में भी भारी शुल्क देना पड़ता है। और वाह्य विकास शुल्क ये अलग से होता है। ये क्या है? जब आप कहीं कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं या जमाते हैं तो उस कंपनी की चार दीवारी के बाहर जो स्थानीय प्राधिकारी है, नगर निगम वगैरह, तो वहां क्या करते हैं? सड़कें बनवाते हैं, बिजली की सुविधा देते हैं, पानी की सुविधा देते हैं, और ये जो पैसा उनका लगता है ये सब देने में वो वाह्य विकास शुल्क के नाम पर कंपनी से ही वसूल करते हैं। तो ये वाह्य विकास शुल्क हो गया। स्टाम्प ड्यूटी आदि पर भारी छूटें इन्हें प्रदान की गई हैं इन कंपनियों को, इकाइयों को। नेक्स्ट क्या है? अनेक स्थितियों में भाई, जब मंडी के अंदर जाके खरीदेंगे आप तो मंडी शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन मंडी के बाहर अगर आप खरीद लेते हैं तो अनेक स्थितियों में इन इकाइयों को मंडी शुल्क से मुक्ति दी गई है। और सेस माने उपकर, मतलब टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको सरचार्ज कहती है। तो मंडी शुल्क और उसके ऊपर जो सेस लगाया जाता उपकर, उनसे मुक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। किसी क्षेत्र को रोग मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए अध्ययनों को प्रायोजित करना। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में जहां से आप कच्चा माल उठा रहे हैं, खाद्य पदार्थ जहां से उठा रहे हैं, कृषि उपज हो, उस क्षेत्र को रोग मुक्त होना चाहिए, उसके साथ सर्टिफिकेट जुड़ा होना चाहिए। नहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में उस आपके प्रसंस्कृत जो या प्रोसेस्ड प्रोडक्ट आपके जो जा रहे हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी या कोई खरीदेगा नहीं, कि कहीं ऐसे क्षेत्र से तो नहीं आए हैं जहाँ पौधों की कोई बीमारी हो। तो इसके लिए बड़े बड़ी कंपनियां, रिसर्च संस्थान होते हुए अध्ययन प्रायोजित करती हैं। अध्ययनों के आधार पर सर्टिफिकेट देते हैं कि जिस क्षेत्र से आपने कच्चा माल उठाया है खाद्य प्रसंस्करण के लिए, वो क्षेत्र रोग मुक्त है। अब वो जो रिसर्च संस्थान है ये रिसर्च करके रिपोर्ट तैयार करके देते हैं आपको, उसके लिए मोटी फीस लेते हैं। तो उसमें राज्य सरकार इन अध्ययनों को प्रायोजित करवाती है। तो किसी क्षेत्र को रोग मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए अध्ययनों को प्रायोजित करना। नेक्स्ट छूट क्या है? अगर आपकी जो कंपनी है या इकाई है वहां पर जो ऊर्जा खपत हो रही है वो सौर ऊर्जा जनित है, बिजली, तो उस पर भी फिर आपको बिजली टैक्स पर भारी छूट मिलती है। साथ ही वह खाद्य प्रसंस्करण की कंपनी अगर कोई महिला उसकी हेड है, महिला संचालित है, तो महिलाओं को भी विशेष छूटें दी गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा जनित विद्युत आपूर्ति तथा महिला उद्यमियों को अलग से विशेष छूटें प्रदान की गई है, भारी छूटें प्रदान की गई है। तो ये चीज कही जा रही है। निर्यात पर माल भाड़ा में छूट है। अगर आप ये प्रोसेस्ड जो प्रोडक्ट निर्यात कर रहे हैं तो उसमें ढेर सारा माल भाड़ा लगता है। पहले सड़क से ले जाइए, फिर रेल से ले जाइए, फिर बंदरगाह, और फिर बंदरगाह समुद्री परिवहन से फिर उस देश पहुंचेगा। तो निर्यात पर जो माल भाड़ा लगता है ओवरऑल, उस पर भारी छूट सरकार देती है कि 100 रुपया आपका लगा है तो 40-50 रुपया सरकार दे देती है। तो निर्यात पर माल भाड़े में छूट होती है। लिंकेज माने लिंकेज, तो ये जो खाद्य प्रसंस्करण की कंपनी, इसके लिंकेज होते हैं या संबंध होते हैं। किस तरह के संबंध होते हैं? दो तरह के इसके संबंध होते हैं। एक तो अग्रगामी संबंध होते हैं, फॉरवर्ड लिंकेज उनको, या फॉरवर्ड लिंकेज किससे होते हैं? इकाई के अपने ग्राहकों से संबंध, जो माल या उत्पाद इकाई बना रही है उसको जो खरीदने वाले ग्राहक हैं उनसे जो संबंध है इकाई के, उनको हम कहते हैं अग्रगामी संबंध। अग्रगामी संबंध उनको कहा जाता है, फॉरवर्ड लिंकेजेस कहा जाता है। इसमें अब ग्राहक कौन होंगे कंपनी के तैयार उत्पाद के? एक तो थोक होलसेलर होंगे उसके, फिर रिटेलर होंगे उसके, और फिर रिटेलर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे। दूसरा, ढेर सारे जो अन्य उद्योग हैं
इन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के ग्राहक होते हैं। जैसे चारा उद्योग, तो तेल वेल आप बना रहे हैं तो खली कौन खरीदेगा? चारा उद्योग, देख रहे हैं ना। इसी तरह इथेनॉल उद्योग, गन्ने चीनी मिल आप लगाएं तो इथेनॉल उद्योग वाले खोई खरीदने आपकी आएंगे। इसी तरह मदिरा उद्योग, वही वो चीनी से संबंधित है तो मदिरा वाले आपका वो खोई ले जाएंगे तो उससे मदिरा बनाएंगे। तो चारा उद्योग हो गया, मदिरा उद्योग हो गया, इथेनॉल उद्योग हो गया। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, तो ढेर सारे ऐसे माल खाद्य प्रसंस्करण में निकलते हैं जिनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन बनाने में होता है। तो सौंदर्य प्रसाधन उद्योग वाले भी आपके ग्राहक होते हैं। तो ये हो गए आपके फॉरवर्ड लिंकेज। तो अपने ग्राहकों से संबंध बनाने में जो खर्चा, भाड़ा, प्रबंधन का जो भी खर्चा आता है और उसमें आपको छूटें दी जाती है। दूसरा बैकवर्ड लिंकेजेज। तो बैकवर्ड जो है लिंकेजेज इसके जो है होते हैं उसको पश्चवर्ती लिंकेजेज कहते हैं। बैकवर्ड लिंकेज माने जहां से आपको कच्चा माल आ रहा है उत्पादन करने के लिए, उसको हम बैकवर्ड लिंकेजेज कहते हैं। जैसे फसलें कहाँ से आ रही? खेत से, तो किसानों के साथ संबंध। मीट या दूध का प्लांट आप लगाए हुए, तो मीट या दूध कहाँ से आ रहा? पशुधन से, तो पशुधन वालों से आपके संबंध। मछली वछली का प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाए हुए, तो उसके लिए कच्चा माल कहाँ से आ रहा है? मछली उद्योग, मत्स्य से, तो मत्स्य किसानों से आपके संबंध। तो ये कच्चे माल वालों से संबंध हो गए। फिर आप इलेक्ट्रिक जहां से लेते हैं तो वो भी तो निर्भरता है आपकी, तो ऊर्जा प्रदाता है, उसके साथ आपके संबंध। तीसरा, आपके प्लांट की जो मशीनें हैं जब लगातार चलेंगी तो घिसेंगी, खराब होंगी, तो आपका जो उपकरण आपूर्ति करता है उसके साथ आपके संबंध है कि नहीं। नेक्स्ट, आप पैकेजिंग करके बेचते हैं, तो पैकेजिंग मटेरियल जो कंपनी बना रही है उसके साथ आपके संबंध। तो इस तरह इनको पश्चवर्ती लिंकेज हम कहते हैं। ये पश्चवर्ती लिंकेज बनाने में जो खर्चा आता है उस पर भी सरकार छूटें इनको देती है। तो देखिए, निर्यात पर माल भाड़ा में छूट, अग्रवर्ती तथा पश्चवर्ती लिंकेजेस पर जो व्यय आता है उस पर छूट, प्रसंस्करण उद्योग के लिए जो वाहन खरीदे जाते हैं उन वाहनों पर जो ऋण लिया जाता है उन ऋणों पर जो ब्याज लगता है उस पर छूट दी जाती है। ये जो वाहन अलग तरह के होते हैं, जैसे ठंडे होते हैं, रेफ्रिजरेटेड वाहन होते हैं, उसमें चीजें खराब नहीं होती है, ये चीज तो वहां पर उस पर छूट जो है दी जाती है। तो इन पर छूटें और ढेर सारी सब्सिडियां दी जाती है। हाँ, तो ये चीज। अब इस उद्योग के लिए पूरे प्रदेश को एकल इकाई की मान्यता दे दी गई है। तो कहीं से माल आए, कहीं पर माल जाए, आपको अतिरिक्त कुछ करना नहीं है। जोनों में बांटा नहीं गया है इस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सहायता के लिए, तो एकल इकाई की मान्यता दे दी गई। नेक्स्ट, आधुनिक प्रौद्योगिकी व स्टार्टअप्स को ये जो औद्योगिक नीति है खाद्य प्रसंस्करण की प्रोत्साहित करती है। देखिए, स्टार्टअप्स क्या होता है? एक नई शुरू हुई कंपनी है जो मुख्यतः नवाचारों पर आधारित है और अपने विकास की प्राथमिक अवस्था में है, तो उसको हम स्टार्टअप्स कहते हैं। नवाचार में नवीन आचार व्यवहार पर आधारित है जो पहले से प्रचलित नहीं है। तो शुरुआती अवस्था में, क्योंकि जो पहले से जिस आधार पर आपने कंपनी बनाई है वो आधार जब पहले से प्रचलन में है ही नहीं, तो आपकी कंपनी जब आप शुरू करेंगे तो वहीं से उसकी अवस्था प्राथमिक होगी, क्योंकि इसके पहले और कोई स्थापित कंपनी वहां पर नहीं है। देखिए, जैसे एक बल्ब अभी नया शुरू हुआ है, वो लाइट जाने के बाद भी 2-2.5 घंटे चलता रहता है, अलग से किसी इन्वर्टर की जरूरत नहीं है। इस तरह के बल्ब पहले नहीं आते थे। ये किस कंपनी बनाए? यही है इनोवेशन या नवाचार। उसने नवीन उत्पाद या सेवा का सृजन कर दिया। इसी तरह इसके बाद कोई कंपनी आएगी तो ऐसा पंखा बनाएगी जो बिजली जाने के बाद भी 2-2.5 घंटे चलेगा, बिना इन्वर्टर के, क्योंकि उसी के अंदर इन्वर्टर फिट होगा। तो ये देख रहे हैं, यही तो नवाचार है। जोमैटो को देखिए आप, तो वो क्या है? पहले होटल तो पहले से होते थे, लोग वहां जाके खाना खाते थे, ऑर्डर करते थे, लेकिन ये नवाचार क्या है इसमें? आप बुक कीजिए इंटरनेट पर,
और तुरंत आपके घर पहुंचा देता, होम डिलीवरी। देख रहे हैं ना, ये स्टार्टअप्स कहलाते हैं। तो आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्या है, विकेंद्रित प्रसंस्करण। ये नहीं कि एक जगह पर ढेर सारी बड़ी सी प्रसंस्करण इकाई हो और एक जगह ढेर सारा किलोमीटर लंबा गोडाउन हो। उससे क्या होगा, एक ही स्थान पर रोजगार होंगे, एक ही स्थान पर गंदगी होगी, पर्यावरण की दुर्दशा होगी और जगह जगह वितरण उसका नहीं होगा। इसी स्थिति को दूर करने के लिए विकेंद्रित प्रसंस्करण, मतलब छोटी छोटी इकाइयां कई जगहों पर लगी हो दूर दूर, तो उसको प्रोत्साहित कर रही सरकार। तो विकेंद्रित प्रसंस्करण व विकेंद्रित संग्रहण को प्रोत्साहन। तो जगह जगह माल गोडाउन हो छोटे छोटे, जहां की माल को इकट्ठा रखा जाए, भंडारण किया जाए। तो विकेंद्रित प्रसंस्करण व संग्रहण को प्रोत्साहन। नेक्स्ट चीज क्या कर रही है, मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन। तो मूल्यवर्धन क्या होता है, जैसे ही हम कच्चे माल को उत्पाद की तरफ बढ़ाते जाते हैं, तो रूपांतरण की हमारी टेक्नोलॉजिकल क्षमता है, कहाँ तक हम रूपांतरित कर ले जाते हैं और वहीं तक उसका मूल्यवर्धन हो जाता है। देखिए जैसे आलू है, किसान ने आलू तैयार कर दिया, अब जो होटल वाला उस आलू की सब्जी बना के बेचता है, तो आलू खरीद रहा उसे 20 रुपए किलो। 1 किलो आलू से उसने सब्जी बना दी, 1 किलो या 800 ग्राम। और जो सब्जी बना दी वो क्या किया, उसने 10 रुपया प्लेट, वो सब्जी 20 रुपया प्लेट बेची। तो वही आलू उसने बेचा कितना, 160 रुपए का। खरीदा कितने का, 20 रुपए का। मूल्यवर्धन हुआ कितने का, 140 रुपए का। देख रहे हैं ना, अब अपने अपने टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं पर निर्भर। वही मल्टीनेशनल कंपनी लेज ने वही आलू खरीदा 20 रुपए का, उसने क्या किया, चिप्स बनाए, उनको भून के पैकेट करके चमकीला बना के उसने बेचना शुरू किया। तो वो तो चिप्स कितना होता है, 100 ग्राम का चिप्स है, तो 100 ग्राम का चिप्स वो 30 रुपए का बेच दिया ना, तो 300 रुपए किलो आलू वो बेच रही ना। ये कहते हैं मूल्यवर्धन। तो जितना ज्यादा एडवांसमेंट होगा उतना ज्यादा उत्पाद का मूल्यवर्धन का स्तर होगा, और जितना ज्यादा मूल्यवर्धन होगा उतना ही ज्यादा तो मुनाफा मिलेगा, उतना ही ज्यादा सरकार को टैक्स भी मिलेगा। ये बात कही जा रही है कि मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण उत्पादों के मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन। शीतगृह श्रृंखला, कोल्ड स्टोरेज की चैन बनाने के लिए तमाम छूटें हैं, तो शीतगृह श्रृंखला को प्रोत्साहन तथा संबंधित जो अधोसंरचना है किस बात की, यही रेफ्रिजरेटेड वाहनों की, समुचित भंडारण की, तुड़ाई उड़ाई फसल, वहां पर जहाँ किसान का खेत है वहां पर तुड़ाई और स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब छटाई बुनाई की व्यवस्था, तो संबंधित अधोसंरचना को प्रोत्साहन। तो ये बात कही जा रही है, तो इसको प्रोत्साहन दिया गया। ये मुख्य प्रोत्साहन। अब लास्ट में हम निष्कर्ष पर आ जाएंगे कि इस प्रकार यह नीति, पूर्ववर्ती नीतियां जो पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में घोषित की हैं, तो यह नीति पूर्ववर्ती नीतियों की तुलना में अधिक पारदर्शी, स्पष्ट तथा प्रभावकारी है। जो राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा संबंधित अधोसंरचना या आधारभूत संरचना के विकास को निसंदेह प्रोत्साहित करेगी। तो ये बात कही जा रही थी। ये सवाल हम लोगों का हो गया। अभी यही पूरा सवाल लिखा हुआ, उधर में छोटा बड़ा कराना कुछ सिखाया था मैं आपको। इस समय हमें लगा सैंपल है, तो बिल्कुल मैं रेडीमेड आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये लगभग 200 शब्द ही है, इसमें कुछ काटना छांटना आपको है ना।